आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जुनून तेरे इश्क का भाग 10। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का दिल से आभार। आपने हमारी हर कहानी को इतना सराहा और हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों, आप सभी के सहयोग, स्नेह और डिमांड से आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए चैनल के साथ जिसका नाम स्कैरी डेज है। इस चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर कहानियां देखने सुनने को मिलेंगी। आज रात 9 बजे इसकी पहली कहानी आने वाली है। दोस्तों, आप सभी बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपने सहयोग और स्नेह से हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहिएगा। हमें आपका इंतजार रहेगा। आज रात 9 बजे देखिए 16 साल की भोली भाली लड़की के पिशाचिनी बनने की कहानी, जिसका लिंक पोस्ट के माध्यम से आप सभी के पास पहुंच जाएगा और कल जुनून तेरे इश्क के 11वें भाग के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। यदि किसी को लिंक मिलने में दिक्कत रहे तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। आदिका खुश होकर अपनी मम्मी के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगी। शोभा ने देवांश और बाकी सबको खाना परोसा और सबने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद देवांश ने आदिका से चलने को कहा तो आदिका ने इशारे में ही अपनी मम्मी को देवांश से बात करने को बोला। बेटा, आज आदिका यही रुक जाती तो हमें अच्छा लगता, शोभा ने कुछ झिझकते हुए ही कहा। लेकिन देवांश के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। सॉरी आंटी, लेकिन हमारा जाना जरूरी है। मॉम ने आज ही आने को कहा था। आदिका फिर कभी आ जाएगी, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है। देवांश ने कुछ इस तरह कहा कि शोभा को आगे कुछ बोलते ही नहीं बना। आदिका ने बेचारगी से अपनी माँ को देखा। थोड़ी देर बाद देवांश और आदिका वहां से निकल गए थे। आदिका का मूड बहुत उखड़ गया था। सेजल भी कितना जिद कर रही थी उसे रोकने के लिए, लेकिन देवांश ने किसी की भी नहीं सुनी। वो दोनों घर पहुंचे तो आदिका कार से उतरकर फौरन ही घर के अंदर चली गई। देवांश उसे देखे गया, लेकिन आदिका ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। देवांश ने सर झटका और फिर कार पार्क करके वो भी घर के अंदर चला गया। आदिका आशा के साथ थी। आशा उसे कुछ बोल रही थी। देवांश एक नज़र उन दोनों को देखकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद आदिका भी कमरे में आ गई थी। देवांश उस वक्त लैपटॉप लेकर बैठा था। आदिका चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। देवांश ने एक बार उसे देखा और फिर अपना काम करता रहा। आदिका भी चुपचाप बैठी रही। देवांश अपना काम खत्म करके उसके पास आया। तुम्हें अपने घर जाना था, मैं लेकर गया, फिर भी तुम्हारा मूड इतना उखड़ा हुआ क्यों है? देवांश ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। अगर मैं आज वहाँ रुक जाती तो क्या हो जाता? आदिका को अब गुस्सा आने लगा था। तुम तो वहाँ रह लेती, लेकिन मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहता? आदिका, तुम्हें पता है मैंने तुमसे इतनी जल्दी शादी क्यों की? क्योंकि मैं तुम्हें अपने आसपास रखना चाहता था, अपनी नजरों के सामने। और अभी तो मुश्किल से एक दिन भी नहीं बीता और तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। तुमने मुझसे शादी क्यों की? आदिका ने उसकी बातें सुनने के बाद अचानक उससे सवाल किया। ये कैसा सवाल है? देवांश समझ नहीं पाया। सवाल बिल्कुल सीधा है, क्योंकि तुमने मुझसे शादी, ऐसा क्या देखा तुमने मुझ में जो तुमने मुझे अपना लाइफ पार्टनर चुनने का फैसला लिया? आदिका ने इस बार उसे ढंग से समझाते हुए पूछा। तुम पसंद हो मुझे, एक बार पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ। तुम्हें जब पहली बार देखा उस दिन के बाद में एक दिन भी तुम्हें नहीं भूल पाया। तुम किसी न किसी तरह मेरे दिमाग पर हावी रहती थी। तुमसे दूर जाकर जो बेचैनी मुझे होती है उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास सिवाय तुम्हारे। तुम मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई हो। देवांश की बातें आदिका की धड़कनें बढ़ाने का काम कर रही थी। उसकी बातों में, उसके लहजे में जो अपनापन था उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन वो इतनी जल्दी कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। कुछ लम्हों बाद तो फौरन संभली। लेकिन पसंद तो एक वक्त बाद बदल जाती है। आदिका ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा तो देवांश उसे देखे गया। ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ देर बाद वो अपने लहजे में दृढ़ता लाते हुए बोला। तुम मेरी पसंद हो, अब मेरे साथ रहोगी तो इस बात का एहसास तुम्हें अपने आप हो जाएगा। देवांश ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। आदिका कुछ नहीं बोली। उसे भी अब यही लग रहा था कि देवांश और उसका रिश्ता अब वक्त के साथ ही ठीक हो पाएगा और इसमें उसे भी अपनी कोशिशें करनी होंगी। रात को खाने के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए। कियारा भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन उसने पूरा टाइम आदिका को इग्नोर किया। आदिका भी उससे कुछ नहीं बोली। खाने के बाद आदिका देवांश के साथ ऊपर कमरे में आ गई। ये लो, जाकर चेंज कर लो। देवांश ने आदिका को एक नाइट सूट निकाल कर दिया तो वो जल्दी से चेंज करने चली गई। सारा दिन साड़ी पहनकर वो इतना परेशान हो गई थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि आज से पहले उसने कभी नाइट सूट नहीं पहना था। बाथरूम में जाकर जब वो नाइट सूट पहनने लगी तब जाकर उसके दिमाग की बत्ती जली थी। उस नाइटी को देखकर आदिका का मुंह खुला का खुला रह गया। वो फुल लेंथ नाइटी थी, लेकिन कंधे पर सिर्फ 2 स्ट्रैप्स ही थी। वो उसे नहीं पहन सकती थी और उसे पहनकर देवांश के सामने जाना तो बिल्कुल नामुमकिन था। उसने उसे वापस हैंगर पर रख दिया और सोचने लगी कि अब क्या करे।
आदिका क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? वो काफ़ी देर तक बाथरूम से नहीं निकली तो देवांश ने बाथरूम का डोर नॉक करते हुए उससे पूछा। नहीं, हाँ मतलब एक प्रॉब्लम है। आदिका जब वो कुछ सोच नहीं पाई तो उसने देवांश को बताना ही ठीक समझा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने जो नाइट सूट मुझे दिया है वो मैं नहीं पहन सकती, वो बहुत रिवीलिंग है। आदिका ने कुछ लिखते हुए कहा तो देवांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो क्या हुआ? कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं है। देवांश मुस्कुराकर ही बोला। हाँ लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तुम प्लीज़ कुछ ढंग का ला दो मुझे पहनने के लिए। आदिका फिर से झिझकते हुए बोली। आदिका, वो ड्रेस इतनी भी रिवीलिंग नहीं है, तुम पहन कर तो आओ, वो तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। नहीं मैं नहीं पहनूंगी, तुम मुझे मेरे कपड़े ला कर दो वरना मैं पूरी रात यहीं रहूंगी। आदिका अनबने ढंग से बोली। अरे ठीक है, लाता हूँ दूसरी ड्रेस। देवांश ने आकर उसकी बात मान ली। आदिका ने एक राहत की सांस ली। देवांश अब उसके लिए एक सिंपल सा नाइट सूट ले आया था। देवांश ने नॉक करते हुए उसे दरवाज़ा खोलने को कहा तो आदिका ने दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर अपना हाथ बाहर कर दिया, लेकिन देवांश ने उसे कपड़े देने की बजाय उसका हाथ पकड़ लिया तो आदिका बुरी तरह चौंक उठी। उसका दिल थम से रह गया। देवांश, उसने घबराकर उसका नाम लिया। आगे कुछ बोलने के लिए उसके पास लफ्ज़ ही नहीं थे। देवांश ने भी अब उसे ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं समझा और फिर चुपचाप उसके हाथ पर कपड़े रख दिए। आदिका ने फौरन अपना हाथ पीछे खींचा और जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा दी। घबराहट के मारे अभी भी उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद वो कपड़े बदलकर बाहर निकली और गुस्से में देवांश के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके दोनों हाथ कमर पर थे और वो देवांश को घूर रही थी। देवांश ने सर उठाकर उसे देखा। ये अभी क्या हरकत की थी तुमने? क्या किया था मैंने? सिर्फ हाथ ही तो पकड़ा था तुम्हारा। देवांश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने पास बैठा लिया। आदिका को एकदम से समझ नहीं आया कि क्या बोले। देवांश उससे के करीब बढ़ने लगा। तुम ये। आदिका ने कुछ बोलना चाहा लेकिन तभी देवांश ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। आदिका की सांसें एकदम से तेज हुई। देवांश उससे बिल्कुल करीब आया और अब उस पर झुकने लगा था। आदिका भी पीछे होते हुए बैठ के क्राउन से लग गई। देवांश ने बीच का फासला मिटाते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। आदिका की आंखें गहराई से बंद हो गई। देवांश उसमें डूबता चला गया। अगली सुबह आदिका की पहली रसोई की रस्म थी। चूल्हा पूजन के बाद आशा ने मीठे में उसे खीर बनाने को बोला था। उसे खाना बनाना आता था इसलिए उसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने खीर बना ली थी, बाकी का नाश्ता नौकरों ने बनाया था। उसने खीर बहुत अच्छी बनाई थी, सबको बहुत अच्छी लगी। जिग्नेश ने उसे पैसे दिए और आशा ने उसे एक सेट दिया था। कियारा को भी खीर अच्छी लगी थी लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। देवांश को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं था लेकिन सिर्फ आदिका की खुशी के लिए उसने आधी कटोरी खीर खा ली थी। आदिका खुश थी। तुम उस दिन अपने डॉक्यूमेंट्स ले आई थी ना? एक रोज़ देवांश ने ऑफिस जाने से पहले आदिका से पूछा तो आदिका ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन वो समझी नहीं थी कि देवांश ने उसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाने को क्यों कहा था। लाओ, मुझे दे दो वो सारे डॉक्यूमेंट्स। लेकिन तुम क्या करोगे? उसने पूछा। तुम्हारा पासपोर्ट और वीज़ा बनवाना है, उसके लिए पहले अप्लाई करना होगा। पासपोर्ट और वीज़ा? लेकिन क्यों? वो कुछ समझी नहीं। क्योंकि हम दोनों को हनीमून पर जाना है और उसके लिए तुम्हारे पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। देवांश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स ले आओ। देवांश ने उसे फिर से कहा तो आदिका अपने डॉक्यूमेंट्स लेने चली गई, लेकिन हनीमून का नाम सुनकर ही उसका दिल अलग लय में धड़कने लगा था। ना जाने देवांश उसे कहाँ ले जाने वाला था। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स देवांश को थमा दिए तो वो उन्हें लेकर चला गया। आदिका ने गहरी सांस ली और फिर नौकरों से पूछते हुए क्यारा के कमरे की ओर आ गई। वो जानती थी क्यारा उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। पहले की बात होती तो वो भी उससे कोई मतलब नहीं रखती, लेकिन अब तो वो उसकी ननद थी, उसके साथ उसे अपना रिश्ता बेहतर करना ही होगा। उसने जाकर क्यारा के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया तो क्यारा ने अंदर आने की इजाज़त दी। आदिका अंदर आ गई। वो बेड पर लेटी हुई अपना फ़ोन चला रही थी। मेरा मतलब है आप यहाँ क्यों आई हैं? क्यारा ने एक नज़र उसे देखा और फिर से अपना पूरा ध्यान फ़ोन पर लगा दिया। वो मैं अकेली बोर हो रही थी। सॉरी बट मेरे पास आपकी बोरियत दूर करने का कोई इलाज नहीं है, वो लापरवाही से बोली। तुम नाराज़ हो मुझसे? आदिका को उसका लहजा थोड़ा अजीब लगा। नहीं, मैं क्यों नाराज़ होंगी भला? वो फिर उसी तरह बोली। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती। तुम जैसी भाभी चाहती थी शायद मैं वैसी नहीं हूँ, लेकिन हम हमारे रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना? दोस्ती करोगी मुझसे? आदिका ने उसके पास आकर नरमी से कहा, साथ ही अपना हाथ भी आगे बढ़ा दिया, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी क्यारा ने उसके साथ हैंडशेक नहीं किया। सॉरी बट मैं इतनी जल्दी किसी के साथ दोस्ती नहीं करती, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। क्यारा ने उसे मना करने के साथ ही वहाँ से जाने को भी बोल दिया था। आदिका का मन उदास हो गया था। वो फौरन वहाँ से चली गई। क्यारा ने उसे जाते देख सर झटका और फिर से अपना फ़ोन चलाने लगी। आदिका अपने कमरे में आ गई। क्यारा की बातों से उसे बहुत हर्ट किया था।
आशा और जिग्नेश बज़ाहिर तो उससे अच्छे से व्यवहार करते थे, लेकिन आदिका को कहीं ना कहीं उनके लहजे में ऐसा महसूस होता था मानो वो जबरदस्ती उन पर थोपी गई हो, और ये बात आदिका के मन को बहुत दुखती थी। आशा का व्यवहार उसके साथ कभी कभी उखड़ जाता था, और इसका कारण भी कहीं ना कहीं वो जानती थी। शायद वो भी रेणु की तरह ही माही और देवांश का रिश्ता टूटने का जिम्मेदार उसे मानती थी। आदिका ने अपना सर झटका और अपने और देवांश के कपड़े कबर्ड में सेट करने लगी। वो जितना ये सब सोचती थी उतना ही उलझती चली जाती थी। शाम को देवांश घर आया तो उसके लिए फ्रेश फ्लावर्स का बुके लाया था। आदिका को वो बहुत अच्छा लगा। देवांश के छोटे छोटे से एफर्ट्स उसे अच्छे लगते थे। देवांश का चेहरा कहीं ना कहीं उसके कोरे मन पर नक्श करने लगा था। अब देवांश के आसपास होने पर उसे झुंझलाहट नहीं होती थी, बल्कि उस बड़े से घर में वही अब थोड़ा अपना सा लगने लगा था। रात को खाने के बाद देवांश उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गया तो आदिका और खुश हो गई। रात को लॉन्ग ड्राइव पर जाना तो उसे हमेशा से बहुत पसंद था। वो खुश थी और देवांश उसके चेहरे की खुशी देखकर खुश हो गया था। वो अब उससे हल्की फुल्की बातें करने लगी थी। वो रात को काफ़ी देर से लौटे और फिर दोनों अपने कमरे में जाकर सो गए। इन चंद दिनों में ही आदिका समझ गई थी कि उसके घर और यहाँ के माहौल में ज़मीन आसमान का अंतर था। उसके घर में बहुत रोक टोक थी, लेकिन यहाँ कोई किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। आशा और जिग्नेश ने कियारा और देवांश को अपनी लाइफ जीने के लिए एक अलग स्पेस दे रखा था। वो उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करते थे। वो भी यही सोच रही थी कि देवांश ने अचानक उसे बाहों में भरा और उसकी गर्दन में मुंह घुसा दिया। आदिका एक पल को चौंकी, लेकिन फिर स्थिर हो गई। देवांश रोज उसे ऐसे ही पकड़कर सोता था। कुछ देर बाद वो देवांश की गहरी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रही थी। देवांश सो गया था। उसने भी अपनी आंखें मूंद ली। उसे भी अब देवांश की करीबी अच्छी लगने लगी थी। तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है ना? देवांश ने अगली सुबह उससे पूछा तो उसने देवांश को देखा। उसे याद आ गया था उसके परिवार ने उसका कॉलेज जाना बंद करवा दिया था। एक सेमेस्टर रह गया था। उसने देवांश को बताया। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो? देवांश ने उसे देखते हुए सवाल किया तो आदिका उसे देखने लगी। हाँ, उसने बिना वक्त गवाए हामी भरते हुए उसे पढ़ने का शौक था। ठीक है, मैं तुम्हारे कॉलेज वालों से बात कर लूँगा, तुम चली जाना कॉलेज। देवांश की बात सुन वो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन खुशी उससे कहीं ज़्यादा थी। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसकी खुशी धीमी पड़ गई। पर मम्मी जी और पापा जी नहीं माने तो? आदिका ने कुछ उदास होकर कहा। उसकी टेंशन तुम मत लो, मैंने हाँ कह दी है, मतलब तुम आगे पढ़ सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। देवांश ने उसकी प्रॉब्लम पल भर में दूर कर दी। देवांश ने तो कह दिया था कि वो आगे पढ़ सकती है और उसके मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आदिका को अभी भी थोड़ा डर लग रहा था कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो। लेकिन उसका डर गलत साबित हुआ। आशा ने कहा था कि अगर देवांश ने हाँ में भर ली है तो उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है। आदिका अब बहुत खुश थी। देवांश ने उसे कॉलेज में बात कर ली थी। इतने दिन जो उसकी छुट्टियां हुई उसके लिए एप्लीकेशन भी डाल दी थी। कियारा भी वापस चली गई थी अपनी पढ़ाई की वजह से। उसका भी अब आखिरी सेमेस्टर ही बचा था, फिर वो हमेशा के लिए वापस आ जाने वाली थी। आदिका अब खुश रहने लगी थी। वो रोज कॉलेज जाती थी। देवांश अक्सर उसे कॉलेज छोड़ने जाया करता था। घर में भी ज़्यादा किसी की रोक टोक नहीं थी। बस आशा उसे घर के तौर तरीके और नियमों से के बारे में बताती रहती थी। देवांश का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था। वो कोई मौका नहीं छोड़ता था उसे खुश करने का, उसे अपनापन दिखाने का। वो उसकी खुशी को अहमियत देता था और आदिका इस बात से बहुत खुश थी। देवांश उसके दिल में जगह बनाने लगा था। देवांश के लिए कुछ एहसास उसके मन में पनपने लगे थे। आदिका की नज़रें अब अक्सर उस पर ठहर जाया करती थी। वो अब बुरी तरह से उसके साथ सहज हो गई थी। हाँ, बस कभी देवांश अगर कोई जिद पकड़ लेता है तो उसे आदिका से पूरी करवा कर ही मानता था, और आदिका भी ये बात समझ गई थी कि वो बहुत जिद्दी है। और आदिका ने उसकी आदत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि जब आपको किसी इंसान में हद से ज़्यादा खूबियाँ नजर आएँ तो आप उसकी कुछ कमियों को नज़रअंदाज तो कर ही देते हैं। आदिका ने भी कुछ यही किया था। आदिका ने एक दो बार माही से बात भी की थी। माही खुश थी ये देखकर कि अब आदिका में के लहजे में कोई मायूसी या उदासी उसे महसूस नहीं होती थी। एक दिन आदिका कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी जब देवांश ने उसे पीछे से आकर बाहों में भर लिया। वो हौले से मुस्कुरा दी। उसे भी देवांश की करीबी अच्छी लगती थी। हो गई तुम रेडी? देवांश ने उसके गल पर मतलब रखते हुए पूछा। आदिका सिर्फ इतना ही बोली। देवांश के होंठ उसके गर्दन पर घूमने लगे थे। आदिका की आंखें बंद हो गई। देवांश भी उसमें खोस आ गया। उसने देवांश को अपनी ओर पलटा और उसके होंठों पर झुक गया। साथ ही उसके साथ आदिका की कमर को जकड़ चुके थे। आदिका ने भी उसके पीठ पर अपने हाथ कस लिए। तुम्हारा कॉलेज खत्म हो गया तब मुझे कॉल करना, हम कॉलेज के बाद लंच पर चलेंगे। देवांश उसे थोड़ा दूर होकर बोला। आदिका ने अपनी सांसें बहाल करते हुए हाँ में सर हिलाया। कुछ देर बाद वो दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। देवांश ने आदिका को कॉलेज ड्रॉप किया और फिर अपने ऑफिस वापस चला गया। कॉलेज के बाद आदिका ने देवांश को कॉल किया तो वो उसे पिक करने आया।
और फिर वो दोनों साथ लंच करने के लिए चले गए। एक दिन आदिका अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए सीढ़ियों की तरफ आई तो उसका बैलेंस बिगड़ा। उसने रेलिंग पकड़कर खुद को गिरने से तो बचा लिया था, लेकिन उसका फ़ोन हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। वो सीधा ग्राउंड फ्लोर के फर्श पर जाकर गिरा। आदिका जल्दी से सीढ़ियाँ उतर कर आई और उसे देखा तो इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी स्क्रीन पूरी डैमेज हो गई थी, साथ ही वो टूट भी गया था। रात को आदिका ने देवांश को अपने फ़ोन टूटने के बारे में बताया तो देवांश ने उसे दूसरा नया फ़ोन दिलाने को कह दिया, लेकिन आदिका तो अपने पुराने फ़ोन को ही रिपेयर करवाना चाहती थी। इसलिए उसने देवांश से कहा कि उसे रिपेयर करवाने के लिए। देवांश ने उसकी बात मनाकर उसे रिपेयर भी करवाना चाहा, लेकिन वो अब रिपेयर नहीं हो सकता था। इसलिए देवांश ने उसके लिए नया फ़ोन खरीद दिया, जो आदिका के पुराने मोबाइल के मुकाबले बहुत महंगा था। आदिका लेना नहीं चाहती थी, लेकिन देवांश ने उसे थोड़ी सख्ती और जिद के साथ कहा तो आदिका को उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन इन सब के बीच माही का नंबर आदिका के पास से वापस खो गया था। अब उसके पास माही का नंबर नहीं था और अपनी मम्मी की कसम की वजह से माही उसे फ़ोन करने वाली नहीं थी। इस बीच उसका पासपोर्ट भी बनकर आ गया था और देवांश ने उसे कुछ दिनों के लिए कॉलेज से छुट्टी लेने को बोल दिया था। लेकिन आदिका बहुत छुट्टियां लेना नहीं चाहती थी कि पहले ही वो बहुत ज़्यादा छुट्टियां ले चुकी थी। लेकिन देवांश खुश था और उसकी खुशी के आगे वो उसे इनकार नहीं कर पाई। आदिका और देवांश के वीज़ा और पासपोर्ट दोनों तैयार थे। आदिका ने छुट्टियों के लिए अपने कॉलेज में अप्लाई भी कर दिया था। साथ ही वो देवांश के साथ शॉपिंग पर भी गई थी। आदिका को अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि शादी के बाद वो इतनी ज़्यादा खुश रह पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ था और वो अब बहुत खुश थी। देवांश और वो हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे और आदिका इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो ना तो पहले कभी विदेश गई थी और ना ही कभी प्लेन का सफ़र किया था, तो ऐसे में उसका खुश होना और एक्साइटेड होना लाजमी था। आशा एक बार रेनू से मिलने गई थी। उसका बर्ताव अभी भी थोड़ा उखड़ा हुआ था। रेनू अभी भी उससे थोड़ी नाराज़ सी लगी रही थी। शायद वो अभी तक वो सारी बातें भूली नहीं थी। आशा का मन भी रेनू से मिलकर थोड़ा ख़राब हो गया और वह आदिका को इन सब का जिम्मेदार मान रही थी और उसका गुस्सा आदिका पर निकला भी। वो उससे कुछ पूछने उसके कमरे में आई थी, लेकिन आशा ने उससे बहुत रूडली बात करते हुए उसे वापस भेज दिया। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आदिका और देवांश ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गए। आशा ने जो आदिका से रूखा व्यवहार किया उसकी वजह से वो थोड़ा उदास थी, लेकिन फिर जब वो प्लेन में बैठी तो उसके चेहरे से उदासी के सारे बादल छूट गए थे और वो खुशी, नर्वसनेस और एक्साइटमेंट जैसी फीलिंग्स महसूस करने लगी थी। देवांश का हाथ उसने कसकर पकड़ा हुआ था और देवांश वो बस खामोशी से उसके चेहरे पर आने जाने वाले भाव को देख रहा था। उसने भी आदिका का हाथ मजबूती से थाम लिया। वो जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो आदिका वहां की खूबसूरती देखकर दंग रह गई। एकदम साफ वातावरण, सुहाना मौसम, चमकीली रेत और दूर दूर तक फैला नीला समंदर। आदिका तो बस वहाँ की खूबसूरती में खो कर रह गई थी। वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में आए थे, जो एक वेल सेटल्ड और साफ सुथरा शहर था। वो दोनों होटल पहुंचे और फिर कीज लेकर अपने कमरे में आ गए। देवांश ने अपने और आदिका के लिए हनीमून स्वीट बुक किया था। उनका होटल भी समुद्र किनारे पर था। आदिका देवांश का हाथ थामे हुए ही इधर उधर देख रही थी। उसने एक लम्हे के लिए भी देवांश का हाथ नहीं छोड़ा था कि उसे डर था कि कहीं वो इस अनजाने शहर में गुम ना हो जाए। वो दोनों अपने कमरे में आ गए। पूरा कमरा गुलाब की पंखड़ियों और अच्छी फ्रेग्रेंस वाली कैंडल से सजा हुआ था। वो सब देखकर आदिका थोड़ा असहज हो गई। देवांश ने कमरा लॉक किया और फिर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब कर लिया। आदिका कुछ बोलती उससे पहले ही देवांश उसके होंठों पर झुक गया। आदिका की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। तुम बहुत ज़रूरी हो गई हो मेरे लिए। आई कांट लिव विदाउट यू। देवांश ने उसका माथा चूमते हुए कहा तो आदिका मुस्कुराकर उसके गले लग गई। वो पुरानी सभी बातें भूल चुकी थी, अब सिर्फ देवांश को याद रखना चाहती थी। देवांश ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया। शाम हो गई थी, अंधेरा होने को आया था। देवांश ने उन दोनों के लिए खाना कमरे में ही मंगवा लिया। उन दोनों ने खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया और फिर रात को समुद्र तट पर आ गए थे। वहाँ रात के वक्त सफ़ेद रेत चमक रही थी। समुद्र का साफ सुथरा नीला पानी चांद की रोशनी में और ज़्यादा नीला नजर आ रहा था। आदिका खुश होकर यहाँ वहाँ देख रही थी। वो दोनों चलते हुए समुद्र के बिल्कुल किनारे पर आ गए। अब समुद्र का ठंडा पानी उसके पैरों में गुदगुदी सी करने जा रहा था, क्योंकि समुद्र में उठती छोटी छोटी लहरें उनके पैरों को छूती और फिर वापस चली जाती। आदिका को तो इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ देर वहां टहलने के बाद वो दोनों वापस होटल आ गए। कमरे में आने के बाद देवांश ने आदिका को एक बैग पकड़ाया और उसे चेंज करने को बोला। आदिका उसकी बात मानकर चली तो गई, लेकिन वो बहुत देर तक भी बाहर नहीं आई। आदिका, अब बहुत देर हो गई है, प्लीज़ बाहर आओ, मुझे देखना है तुम उस ड्रेस में कैसी लग रही हो। देवांश ने दरवाजे के पास आकर कहा तो अंदर आदिका की धड़कनें तेज हो गई। उसने हिम्मत करके उस ड्रेस को पहन तो लिया था, लेकिन अब वहाँ बाहर देवांश के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। देखो, अगर तुम 2 मिनट में बाहर नहीं आई ना तो मैं अंदर आ जाऊंगा। मेरे पास स्पेयर कीज़ हैं। देवांश की बात सुनकर आदिका चौंक गई, साथ ही बहुत ज़्यादा डर भी गई थी। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ,
उसने जल्दी से कहा और अपने बेतहाशा धड़कते दिल के साथ दरवाजे की नॉब घुमाकर उसे खोल दिया। अगले पल वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। देवांश की नजरें उसी दरवाजे पर टिकी हुई थी और उसे देखकर उसका दिल कुछ लम्हों के लिए रुक सा गया। व्हाइट कलर की शॉर्ट नाइट ड्रेस में आद्विका का गुलाबी बदन बहुत आकर्षक लग रहा था। वो ड्रेस बहुत ज्यादा रिवीलिंग थी, जिसमें आद्विका के बॉडी का साफ उजागर हो रहे थे। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रखा था। उसने एक बार भी देवांश को नहीं देखा, लेकिन वो देवांश की गहरी नजरें अपने बदन पे महसूस कर पा रही थी। उसके अंदर सिरहन सी दौड़ गई, शरीर में कपकपाहट होने लगी थी। देवांश उसे देखते हुए उसके करीब आया और उसके चिन पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी ओर किया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा। देवांश ने उसके गाल से अपना गाल रब करते हुए कहा और फिर उसके कान को चूम लिया। आद्विका ने कसकर आंखें बंद कर ली। देवांश ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। आद्विका की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसका शरीर बेजान सा होने लगा था। उसने देवांश के कंधों को कसकर पकड़ लिया। कुछ ही देर में उनका प्यार परवान चढ़ने लगा था। वो दोनों एक दूसरे में खो गए थे। जब वो दोनों पहली बार करीब आए थे तब आद्विका का मन कहीं न कहीं देवांश को स्वीकार नहीं कर पाया था, लेकिन आज आद्विका ने अपना तन और मन दोनों अपनी खुशी से देवांश को सौंप दिया था। अगले दिन वो दोनों सिडनी शहर की खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करने निकल गए थे। वहाँ का स्ट्रीट फूड भी बहुत टेस्टी था। आद्विका और देवांश ने बहुत सारी शॉपिंग भी की और घूमने फिरने के साथ एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत वक्त भी बिताया। 5 दिन सिडनी में रहने के बाद वो लोग ऑस्ट्रेलिया के दूसरे शहर मेलबर्न गए और फिर शहरों में घूमने के बाद वो दोनों वापस इंडिया आ गए। आद्विका के लिए ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप बहुत यादगार थी। उसने वहाँ देवांश के साथ बहुत खूबसूरत वक्त बिताया था, जो वो यकीनन कभी नहीं भूलने वाली थी। देवांश ने भी वहाँ आद्विका के साथ बहुत ही खूबसूरत यादें बनाई थी। आद्विका फिर से कॉलेज जाने लगी थी। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी और संतुष्ट भी। देवांश कभी कभार रोक टोक करता था, लेकिन उसका बहुत ध्यान भी रखता था। देवांश की परवाह और अपनेपन में वो उसकी पिछली की गई गलतियों को भुला चुकी थी और उसे सच्चे दिल से अपना लिया था। उनकी शादी को लगभग 4 महीने होने को आए थे और देवांश का व्यवहार अब भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले हुआ करता था। वो अब भी अक्सर उसके लिए चॉकलेट्स, बुके, फ्लावर्स और भी कई तरह के तोहफे लाता रहता था, लेकिन आद्विका को इन सबसे ज़्यादा उसकी आंखों में छलकता प्यार अच्छा लगता था। हर लड़की की तरह आद्विका की भी यही ख्वाहिश थी कि उसका पति उससे बहुत प्यार करे और देवांश उससे बहुत प्यार करता था। हालांकि देवांश ने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं था, लेकिन ये बात वो महसूस करती थी। इस बीच माही की उससे एक बार भी बात नहीं हुई थी और ना ही वो उससे मिली थी। माही का भी कभी फ़ोन नहीं आया था। ये बात आद्विका को कभी कभी उदास कर जाती थी, लेकिन उसने देवांश से कुछ नहीं कहा था क्योंकि उसने महसूस किया था कि देवांश माही को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो कभी बातों बातों में माही का जिक्र भी छेड़ देती थी तो देवांश के चेहरे के भाव बदल जाते थे। उसे लगता था मानो देवांश को माही का जिक्र भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन सुबह जब देवांश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तब आद्विका उसकी टाई लेकर उसके पास आई। उसने आज कॉलेज से छुट्टी ले ली थी। मैं पहना दूं? देवांश ने टाई लाने के लिए हाथ बढ़ाया तो आद्विका ने पूछा। देवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई तो आद्विका उसी टाई पहनाने लगी। देवांश ने उसके कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब कर लिया। देवांश, वो आज पापा ने पंडित जी को बुलाया है भैया की शादी की डेट फिक्स करने के लिए, तो क्या मैं आज चली जाऊं घर? आद्विका ने टाई बांधते हुए उससे कहा तो देवांश के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, मानो उसे आद्विका की बात अच्छी ना लगी हो। शादी की तारीख पंडित जी निकालते हैं, तुम क्या करोगी वहां जाकर? आज रहने दो, फिर कभी चली जाना। देवांश की बात सुनकर आद्विका का चेहरा उतर गया। तुम हमेशा ही यही बोलते हो। वो नाराज होकर उससे थोड़ा दूर होने लगी, लेकिन देवांश ने होने नहीं दिया। डोंट बी अपसेट, बाद में चली जाना। तुम जानती हो ना अभी मॉम की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। तुम जाओगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? देवांश को एक अच्छा बहाना मिल गया था उसे रोकने का। मैं उससे पूछकर चली जाऊंगी। प्लीज ना देवांश, मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। लेकिन आद्विका भी इस बार उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा ना, एक बार नो मीन्स नो। देवांश ने इस बार संजीदगी और कुछ सख्ती से मना कर दिया था। आद्विका चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई थी। देवांश ने ब्रेकफास्ट किया और फिर ऑफिस चला गया। आशा भी ब्रेकफास्ट करके अपने कमरे में जा चुकी थी। आद्विका ने आशा को उसकी दवाई दी और फिर वो भी वापस कमरे में आ गई। आशा को वायरल फीवर हो गया था, लेकिन अब वो लगभग ठीक ही थी। तभी आद्विका ने घर जाने की बात कही। उसने आज छुट्टी भी इसीलिए ली थी ताकि वो अपने घर जा सके, लेकिन हर बार की तरह देवांश ने आज भी उसे जाने से मना कर दिया था। उसकी शादी को 4 महीने हो गए थे और उस दिन पगफेरे के बाद वो एक बार भी अपने घर नहीं गई थी। देवांश हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे वहां जाने से रोक लेता था। शुरू में तो आद्विका को लगता था कि वो उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, इसीलिए शायद उसे जाने नहीं देता, लेकिन अब तो काफी वक्त हो गया है, उन दोनों के बीच भी सब ठीक है, फिर अब क्यों वो उसे जाने नहीं देता? आद्विका बैठी यही सोच रही थी जब उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन उठाकर देखा तो उस पर शोभा का नाम फ्लैश हो रहा था। आद्विका ने फोन पिक करके कान से लगाया।
दीदी आप कितने बजे तक आओगी? फोन उठाते दूसरी तरफ से सेजल ने चहकते हुए पूछा तो आदिका का मन बहुत उदास हो गया। सेजल मैं नहीं आ पाऊंगी, कुछ जरूरी काम आ गया है। आदिका ने कुछ पल रुककर बोला तो दूसरी तरफ सेजल का मुंह उतर गया। रहने दो, मत आओ, आप हमेशा ही ऐसा करती हो। हम सब आपको कितना याद करते हैं लेकिन आपको कोई फिक्र ही नहीं है और ना ही आपको कोई फर्क पड़ता, आपको हमारी याद ही नहीं आती। अब आप बहुत बड़े घर में रहती है ना, हमारे छोटे से घर में आने का मन नहीं करता होगा आपका। सेजल ने कुछ गुस्से और नाराजगी में बोल दिया लेकिन आदिका को उसकी बातें दिल में कहीं चुभ गई। उसकी आंखों में अचानक ही नमी उतर आई। सेजल, आदिका ने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। सेजल ने गुस्से में फोन रख दिया। आदिका बाकायदा रोने लगी थी। सेजल की बातों ने उसके दिल को दुख पहुंचाया था लेकिन वो जानती थी सेजल भी गलत नहीं है। दोपहर में आदिका के फ़ोन पर सेजल का एक मैसेज आया तो उसने मैसेज खोल कर पढ़ा और मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सेजल ने मैसेज किया था कि शोभा की तबीयत खराब है और वो बहुत बेहोश हो गई है। आदिका एकदम से बहुत परेशान हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे। उसने सेजल को फ़ोन भी किया लेकिन उसने उठाया नहीं तो जल्दी से अपना फ़ोन और पर्स उठाया और फिर नीचे आ गई। वो घर से बाहर जाने लगी थी लेकिन फिर रुककर जल्दी में आशा के कमरे में गई लेकिन वो उस वक्त सो रही थी। उससे आशा को जगाना ठीक नहीं समझा और फिर नौकरों को अपने घर जाने का बोलकर वो वहाँ से चली गई। आदिका अपने घर पहुँची तो वहाँ सब नॉर्मल था, बल्कि दरवाज़ा शोभा ने ही खोला था और वो बिल्कुल ठीक दिख रही थी। तुम आ गई? सेजल तो बता रही थी कि तुमने मना कर दिया है आने से। शोभा उसके पास आई और खुश होकर उसे गले से लगा लिया। आदिका भी इतने दिनों बाद अपनी माँ को देख रही थी, वो कुछ भावुक हो गई। उसने भी कसकर शोभा को गले लगा लिया। शोभा उससे उसके और घर के बारे में पूछने लगी। थोड़ी देर बाद आदिका को सेजल का ख्याल आया। कहाँ है सेजल? आदिका को कहीं ना कहीं अब समझ आ गया था कि सेजल ने उसे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ बुलाया है। कमरे में है, जब से फ़ोन पर तुमसे बात किए बाहर ही नहीं आई। और तुम्हारे पापा और धवल कमरे में तैयार हो रहे हैं। हमें सलोनी के घर जाना है, पंडित जी का घर सलोनी के घर के पास में था, इसीलिए पंडित जी ने उन्हीं के घर पर आने वाले हैं। शोभा ने उसे बताया। ठीक है, आप रेडी हो जाओ, मैं सेजल के पास जा रही हूँ। आदिका बोलकर सेजल के पास कमरे में आ गई। उसने जाकर सेजल को घूरा तो वो उससे थोड़ा दूर हो गई। मम्मी को बताऊँ कि तुमने क्या हरकत की है? आदिका ने उसे घूरते हुए कहा। सेजल ने नाम में सर हिलाकर जल्दी से अपने कान पकड़ लिया। सॉरी, आपसे झूठ बोला उसके लिए भी और फ़ोन पर आपसे बहुत रूडली बात की उसके लिए भी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दीदी, पर मैं आपके आने का सुनकर बहुत एक्साइटेड थी लेकिन आपने मना कर दिया तो मुझे गुस्सा आ गया था। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मम्मी भी आपको बहुत याद करती हैं। क्या आपको हमारी याद नहीं आती? वो थोड़ी भावुक हो गई थी। आदिका ने उसकी तरफ अपनी बाहें फैलाई और उसे पास आने का इशारा किया। सेजल फौरन आकर उसके गले लग गई। मैं भी तुम सबको बहुत मिस करती हूँ, आदिका ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। और फिर वो दोनों ऐसी बातें में मैं बैठी कि आदिका को और ख्याल ही नहीं आया। सेजल और आदिका घर पर रह गई जबकि धवल, आशा और प्रफुल्ल सलोनी के घर चले गए थे। आदिका ने सोचा था कि शाम तक वो वापस घर चली जाएगी लेकिन उसकी टेंशन तब बढ़ गई जब अंधेरा होने को आया था। लेकिन धवल और उसके मम्मी पापा घर नहीं लौटे थे। आदिका ने अपनी मम्मी को फ़ोन कर किया तो शोभा ने उसे बताया कि थोड़ा और वक्त लगेगा। आदिका अब परेशान होकर बैठ गई। वो सेजल को अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। उसने देवांश को फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन बिजी आ रहा था। तो फिर उसने घर पर फ़ोन किया और आशा से बात करके उसे बोल दिया कि अब रात हो गई है इसीलिए वो कल आएगी। आशा ने कुछ खास ऐतराज़ जताया नहीं था, इसीलिए आदिका भी टेंशन फ्री हो गई थी। रात करीब 10 बजे देवांश ऑफिस से आया। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। वो अपने कमरे में आया तो उम्मीद के मुताबिक आज उसे आदिका कमरे में नहीं दिखी। वो समझ नहीं पाया इतनी रात को आदिका कहाँ चली गई। उसने जल्दी से कपड़े बदले और आदिका को आवाज़ लगाता नीचे आ गया। उसकी आवाज़ सुनकर आशा भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। मॉम, आदिका कहाँ है? देवांश ने अब उसी से पूछ लिया। क्या मतलब है कहाँ है? क्या तुम्हें नहीं बताकर गई वो? आशा को उसका सवाल अटपटा सा लगा। क्या नहीं बताया? गई कहाँ है वो इतनी रात को? देवांश ने अब झुंझला कर पूछा। अपने मायके गई है, आशा ने बताया। व्हाट? आशा के बात सुनकर देवांश चौंका। कब गई थी वो? और मैंने मना किया था उसके बाद भी? देवांश की हैरानी अब गुस्से में बदलने लगी थी। ये तो हद ही हो गई, तुम्हें भी बताकर नहीं गई? तुमने ना कुछ उसे ज़्यादा ही सर चढ़ा लिया है। प्यार अपनी जगह है पर कुछ नियम कायदे तो होने चाहिए ना। कम से कम तुम्हें तो बताकर जाना चाहिए था उसे। मुझे भी कुछ नहीं बताया, बस नौकरों को बोल कर चली गई। और अब थोड़ी देर पहले फ़ोन करके बोल रही थी कि रात हो गई इसीलिए मम्मी पापा नहीं आने दे रहे, कल आएगी। हद है ये लड़की भी। आशा की बातों ने देवांश के गुस्से को और भड़का दिया था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसती, दांत पर दांत जमा लिए। वो तेज कदमों से वापस जाने अपने कमरे में चला गया। आशा ने उसे जाते देखकर सर झटका और फिर आदिका को कोसते हुए वापस जा ही रही थी कि देवांश उसे वापस आता दिखा। तुम कहाँ जा रहे हो? वो बिना कुछ बोले बाहर जाने लगा तो आशा ने जल्दी से उसे रोकते हुए पूछा।
आदिका को लेने। देवांश जल्दी से बोलकर उसके बगल से निकलने लगा तो आशा ने इस बार जल्दी से उसकी बाह पकड़ ली। रहने दो, अभी रात बहुत हो गई है, सुबह आ जाएगी वो, तुम थक गई होगी, जाकर आराम करो, आशा ने उसे रोकते हुए कहा। मॉम, आप जाकर सो जाओ, वो मेरी बीवी है, आई कैन हैंडल। देवांश ने कुछ ठंडे लहजे में कहा तो आशा का हाथ अपनी बाह से हटकर तेज कदमों से बाहर चला गया। आशा हैरान परेशान से उसे जाते देखती रह गई। दूसरी तरफ आदिका बहुत खुश थी। धवल और सलोनी की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। उसके घर में सभी बहुत खुश थे। आदिका इस वक्त सेजल के साथ कमरे में थी और अपना और उसका बिस्तर लगा रही थी। बिस्तर लगाने के बाद देवांश को फ़ोन करने का सोचकर फ़ोन उठाया। सेजल जग में पानी भरने चली गई थी। आदिका भी देवांश को फ़ोन करने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से देवांश का कॉल आ गया। छो देख आदिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से फ़ोन पिक किया। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारी गली के बाहर जो किराने की दुकान है, फ़ौरन वहाँ आओ तुम। आदिका के कुछ बोलने से पहले ही देवांश बोला। क्यों? आदिका उसकी बात समझ नहीं पाई। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वो ड्राइव करते हुए ही उससे बात कर रहा था। आदिका उसकी बात सुनकर चौंकी। उसे जल्दी से घड़ी की तरफ देखा जो रात के 10 बजा रही थी। 10 बज रहे हैं देवांश, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुमसे जितना कहा है उतना करो, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं इतनी रात को कैसे आ सकती हूँ? घर में सबको क्या बोलूँगी? वो परेशान हो गई थी। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस पहुंचने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे पहुंचने से पहले तुम वहां मौजूद हो। रिमेंबर इट। देवांश ने कहकर फ़ोन काट दिया था। आदिका कुछ लम्हे को ब्लैंक हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे, लेकिन देवांश अब जाना तो था ही उसे। देवांश की बातों से ही लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। कुछ पल सोचने के बाद आखिर में वो अपनी मम्मी के पास गई जो किचन समेट रही थी। आदिका ने खुद में हिम्मत बटोरी और फिर कोई ज़रूरी काम होने का बहाना बनाकर उसे शोभा को बता दिया था कि देवांश उसे लेने आ रहा है और उसे अभी जाना होगा। देवांश शोभा को अजीब लगा, साथ ही वो उसे इतनी रात को जाने देने के लिए तैयार भी नहीं हुई थी, लेकिन आदिका के रिक्वेस्ट करने पर भी उसे मानना पड़ा। गनीमत थी कि प्रफुल्ल और धवल अपने कमरे में थे। सेजल भी अपने कमरे में जा चुकी थी, पर न वो सब उसे तरह तरह के सवाल करते। शोभा ने उसे उसका फ़ोन और पर्स लाकर दे दिया था। फिर वो वहाँ से चली गई। वो गली के बाहर पहुंची तभी देवांश वहाँ पहुंचा। वो जाकर कार में बैठ गई। देवांश ने भी फ़ौरन कार स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते ना आदिका देवांश से कुछ बोली और ना ही देवांश ने कुछ कहा, लेकिन उसकी रश ड्राइविंग से आदिका अंदाज़ा लगा पा रही थी कि वो बहुत गुस्से में है और इसके कारण वो समझ नहीं पाई थी। ना ही उसने पूछा था, क्योंकि फ़िलहाल वो खुद बहुत अपसेट थी। कहीं ना कहीं देवांश को गुस्सा भी आ रहा था उसको। अगर वो एक दिन अपने घर रह जाती तो क्या हो जाता। वो अपने ख्यालों से तब बाहर आई जब देवांश ने पोंछ में आकर गाड़ी रोकी। वो फ़ौरन ही कार से उतरकर अंदर चला गया था। आदिका हैरानी से उसे देखती रह गई। फिर सर झटक कर वो भी अंदर चली गई थी। आशा हॉल में इधर से उधर टहल रही थी। देवांश को देखकर जल्दी से उसके पास आ गई, लेकिन देवांश आशा से बिना कुछ कहे सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जा चुका था। आदिका जो उसके पीछे ही अंदर आ रही थी, आशा को देखकर ठिठक गई। जाओ अपने कमरे में, आशा ने उससे कहा और फिर अपने कमरे में चली गई। आदिका भी सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में आ गई थी। देवांश इधर से उधर गुस्से में चहलकदमी कर रहा था। उसे देखकर उसके पास आया। किससे पूछकर गई थी तुम वहाँ? देवांश ने गुस्से में उसकी बाह पकड़ी। मैं नौकरों को बताकर गई थी। नौकर यहाँ काम करते हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए। वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है जो तुम उन्हें बताकर अपने आने जाने का बताकर जाओगी। और मैंने तुम्हें सुबह ही मना किया था ना? हाँ, लेकिन मेरा जाना ज़रूरी था और मैं चली भी गई तो क्या हो गया? वो मेरा घर है, क्या मैं अपने घर भी नहीं जा सकती? तुम्हारा घर ये है, वो नहीं। तुम्हें इस घर पर फोकस करना चाहिए। आज तुम्हारी वजह से मुझे मॉम के सामने एम्बेरस होना पड़ा। तुम्हें नौकरों को बताने की फुर्सत तो थी, लेकिन मुझे कॉल नहीं कर सकती थी तुम? वो गुस्से में चीखा तो आदिका एक लम्हे को कांप उठी। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है जिसे मैं अवॉइड कर रहा हूँ। दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देवांश ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा और फिर कमरे से बाहर चला गया। आदिका की आंखें छलक आई। आधी रात के करीब जब देवांश कमरे में वापस आया तब आदिका गहरी नींद में सो रही थी। देवांश उसके करीब लेट गया और फिर उसे बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब आदिका की नींद खुली तो खुद को देवांश की बाहों में पाया। वो गहरी नींद में था। आदिका की आंखों के आगे रात जो कुछ हुआ वो एक एक करके आने लगा था। रात को वो रोते हुए ही सो गई थी। देवांश पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि गलती सिर्फ देवांश की नहीं थी, गलती उसकी भी थी। उसे देवांश को इन्फॉर्म करके जाना चाहिए था। वो भी यही सब सोच रही थी कि देवांश ने कसमसाकर आंखें खोली तो आदिका को देखकर उसने उसे छोड़ दिया। वो उठकर जाने लगा तो आदिका ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। सॉरी, मैं आगे से तुम्हें बताए बिना कभी नहीं जाऊंगी।
आदिका ने उसे देखते हुए नरमी से कहा। देवांश ने उसे देखा और फिर वापस बेड पर बैठ गया। इट्स ओके, आगे से ख्याल रखना, वो उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला तो आदिका ने हाँ में सर हिलाया। नाश्ते के बाद देवांश ऑफिस चला गया। आदिका आज ड्राइवर के साथ कॉलेज चली गई थी। आज बस वो यही सोचे जा रही थी कि कल जो हुआ उसमें वो कहाँ गलत थी और कहाँ सही। आदिका अब धवल की शादी की तैयारियों में बिजी हो गई थी। क्या कि उसके इकलौते भाई की शादी थी, उसका एक्साइटेड होना तो बनता ही था। प्रफुल्ल और आशा दोनों आए थे देवांश के परिवार को धवल की शादी का न्योता देने। उनके घर की शान शौकत देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई थी आदिका के लिए। आदिका भी बज़ाहिर तो खुश ही थी, लेकिन कभी कभी देवांश की रोक टोक उसे बंदिशें लगने लगती थी। उसका हद से ज़्यादा पोसेसिव होना कई बार उसका मन अजीब कर जाता था। वो कई बार उससे नाराज़ भी हो जाती थी, लेकिन देवांश उसे मना लेता था। आदिका कई बार उसकी बातों और बर्ताव को नज़रअंदाज कर देती थी कि वो थोड़े बहुत झगड़े तो हर पति पत्नी के बीच होते हैं। हर इंसान को अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। और फिर देवांश उससे बहुत प्यार करता था, उसकी बहुत परवाह करता था। ऐसे में वो उसके कुछ बातों को नज़रअंदाज कर ही सकती है। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ने लगे और अब धवल की शादी को सिर्फ 1 हफ्ता रह गया था। शोभा ने आदिका को फ़ोन कर दिया था घर आने के लिए। आदिका भी अपने घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। देवांश उसे वहाँ जाने नहीं देता था, लेकिन उसे यकीन था कि अब जब उसके भाई की शादी है तो वो उसे जाने से मना नहीं करेगा। रात को जब देवांश घर आया तो उसकी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया गया। देवांश का कहना था कि वो उसी के साथ शादी में जाए और फिर उसी के साथ वापस भी आ जाए। देवांश, मेरे भैया की शादी है, किसी रिश्तेदार की नहीं जो मैं वहाँ मेहमानों की तरह जाकर शादी अटेंड करूँगी। 1 हफ्ते पहले जाना मेरा हक नहीं, मेरा फ़र्ज़ भी है। मम्मी अकेले सब मैनेज नहीं कर पाएंगी। हम शादी से 1 दिन पहले चले जाएंगे, उससे पहले जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वो अपनी टाइट ढीली करते हुए बोला। मैं कोई काम नहीं करूँगी, वहाँ जाकर बैठ जाऊँगी, लेकिन मैं कल ही जाऊँगी, ये बात तुम अच्छे से समझ लो। वो थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली तो देवांश ने रुककर उसे देखा। आदिका, बदतमीज़ी मत करो, वो भी उसी टोन में बोला। बदतमीज़ी मैं नहीं कर रही, तुम बेवजह के जिद कर रहे हो, बल्कि हमेशा करते हो। मेरी मर्जी तो तुम्हें कभी दिखती ही नहीं। वो गुस्से अफसोस से बोली। अच्छा तो तुम्हारी भलाई का सोचता हूँ तो इसमें तुम्हें मेरी जिद दिखती है? भलाई? मुझे मेरे ही घर जाने से रोकना, इसमें तुम्हें कौन सी भलाई नज़र आती है? मेरी ज़रा बताओगे? आदिका, डोंट स्पॉइल माई मूड, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत ख़राब है। वो उसकी बातों को इग्नोर करता कबर्ड से कपड़े निकालने लगा। प्लीज़ समझो ना, तुमने कहा था मैं तुमसे पूछे बिना या तुम्हें बताए बिना कहीं नहीं जाऊँ, तो मैंने तुम्हारी बात मानी थी। तुम भी प्लीज़ मेरी बात समझो, मेरी भैया की शादी है और मेरा जाना ज़रूरी है, मैं जाना चाहती हूँ वहाँ। वो इस बार उसके करीब आकर नरमी से बोली। देवांश ने रुककर उसे देखा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे अभी बहुत भूख लगी है, तुम खाना गर्म करो, मैं तब तक चेंज करके आता हूँ। देवांश कहकर चेंज करने चला गया था। आदिका भी मन मार कर नीचे उसके लिए खाना गर्म करने चली गई। देवांश, तुमने क्या सोचा? आदिका ने सुबह उसके ऑफिस जाने से पहले पूछा तो अब देवांश उस पर झुंझला ही गया था। आदिका, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आती क्या? रात को मना किया था ना मैंने, फिर भी तुम सुबह सुबह वही बात लेकर बैठ गई। वो चिढ़कर थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोला तो आदिका बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। देवांश ने अपने माथे पर उंगलियां फेरी और फिर उसके पीछे कमरे में आ गया। आदिका उदास सी खिड़की के पास खड़ी थी। देवांश ने जाकर उसे पीछे से बाहों में भरा, लेकिन आदिका ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। देवांश ने उसके कंधे पर अपना सर टिकाया। कल तन्मय की सगाई है और उसने मुझे खास तौर पर कहा है कि मैं तुम्हारे साथ उसकी एंगेजमेंट अटेंड करूं। मेरे कुछ और दोस्त भी हैं जिनसे तुम्हें अभी तक नहीं मिली, वो सब भी तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम चली जाओगी तो मुझे उनके सामने एम्बैरेस होना पड़ेगा। तुम कल मेरे साथ तन्मय की एंगेजमेंट पार्टी में चलना, फिर नेक्स्ट डे तुम चली जाना धवल की शादी अटेंड करने, मैं नहीं रोकूंगा। देवांश ने कहकर उसके गर्दन पर किस कर दी। आदिका उसकी ओर पलटी। पक्का? पक्का, देवांश उसके माथे को चूमते हुए कहा तो आदिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, देवांश ने कहकर उसके होंठों पर एक किस की और फिर ऑफिस चला गया। अगले दिन आदिका देवांश के साथ तन्मय की एंगेजमेंट पार्टी में गई और देवांश के सब दोस्तों से मिली। उसका बॉयफ्रेंड, उसका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा था और देवांश की काफ़ी चलती थी अपने दोस्तों में, लेकिन देव और तन्मय उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज थे। ये बात आदिका अच्छे से जानती थी। फिर उसके अगले दिन आदिका अपने घर चली गई। वहाँ शादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही थी। मेहमान आने लगे थे, आस पड़ोस की औरतें भी रोज़ आती थी। आदिका अपनी शादी एंजॉय नहीं कर पाई थी, इसीलिए अपने भाई की शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। आदिका देवांशु से फ़ोन करता, लेकिन बहुत बार बिजी होने की वजह से वो उसे ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी और इस बात से देवांश चिढ़ जाता था। आदिका ने शादी से 2 दिन पहले देवांश से फ़ोन कर आने को बोला था, क्योंकि उसके रिश्तेदार बार बार उससे देवांश के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन देवांश ने काम का हवाला देकर आने से मना कर दिया था। उसे सिर्फ इतना कहा था कि वो शादी अटेंड करके वेडिंग वेन्यू पर ही पहुँच जाएगा। आदिका के बहुत कहने पर भी वो नहीं माना
और जैसा कि देवांश ने कहा था, वो शादी वाले दिन सीधा मैरिज हॉल ही पहुंचा था और शादी होकर जैसे ही विदाई हुई थी वो भी घर जाने के लिए निकल गया। आदिका ने बहुत रिक्वेस्ट की उससे कुछ देर चलने की, लेकिन देवांश नहीं माना था। आदिका अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों के बीच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी। उसके सास ससुर या ससुराल में से कोई और उसकी शादी में शामिल नहीं हुआ था। उस पर देवांश का यूं मेहमानों की तरह कुछ घंटों के लिए वापस चले जाना उसे सबके बीच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर गया था। कोई दबे स्वर में उसके और उसके ससुराल वालों के बारे में बातें करता, तो कोई सीधे मुंह उससे मुंह पर देवांश के बर्ताव के बारे में सवाल कर लेता, जिस पर वो सब बस पहलू बदल कर रह जाती। बोलने के लिए देवांश ने उसके पास कुछ छोड़ा ही कहा था। और फिर इससे पहले कि वो इन सब बातों को लेकर कुछ और सोच पाती, देवांश को लेकर उसे एक ऐसी बात पता चली थी जिसने उसे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया था। तो बल्कि शादी के 2 दिन बाद ड्राइवर के साथ वापस आ गई थी। आशा से मिलने के बाद वो ऊपर कमरे में आई। देवांश कमरे में ही था। उसे देखकर मुस्कुराकर उसके गले लग गया, लेकिन आदिका ने उसे गले ही नहीं लगाया। सपाट चेहरे के साथ उसे देख रही थी। क्या हुआ? देवांश को उसका बर्ताव अजीब लगा तो उसने पूछा, तुम हमारी शादी से पहले मेरे भैया के ऑफिस गए थे उनसे मिलने? आदिका ने सपाट चेहरे के साथ ही सवाल किया, लेकिन देवांश के चेहरे के भाव थोड़े बदले से थे। लेकिन वो फौरन ही समझा, गया होगा कभी, मुझे ढंग से याद नहीं, उसने लापरवाही से जवाब दिया। अच्छा, तो तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि मुझसे शादी करने के लिए तुमने उन्हें प्रमोशन का लालच दिया था, साथ ही उन्हें धमकी भी दी थी कि अगर उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम उन्हें जॉब से निकलवा दोगे। आदिका की आंखों में गुस्सा छलकने लगा था। देवांश ने गहरी सांस ली। मैंने धवल से सिर्फ हम दोनों के बारे में बात की थी, तुम जितना सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं था, और वो एक बहुत पुरानी बात है। तुम क्यों बेवजह उस बात को लेकर मुझसे सवाल कर रही हो? भूल जाओ अब उस बात को। देवांश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा, लेकिन आदिका ने उसके का हाथ झटक दिया। भूल जाऊं? देवांश, तुमने मुझसे शादी करने के लिए मेरे भाई को प्रमोशन का लालच दिया था, एक तरह से उनसे सौदा किया था मेरी शादी का, और तुम कह रहे हो कि मैं ये बात भूल जाऊं? सब कुछ इतना आसान लगता है तुम्हें? वो गुस्से में चीखी। तो इस बार देवांश को भी तेज गुस्सा आ गया था। उसने उसकी बाह पकड़ी। आवाज़ नीचे रखो, आइंदा से स्टोन में बात मत करना मुझसे। वो भी बहुत गुस्से में बोला, वरना क्या करोगे तुम? आदिका ने गुस्से में एक बार फिर उसका हाथ झटक दिया था। देवांश ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस दी। आदिका, अपनी हद में रहो। मैंने सिर्फ तुम्हारे भाई को एक ऑफर दिया था, अगर उसे उस ऑफर में अपना भला नजर आया तो इससे मेरी कोई गलती नहीं है, और तुम ना आज के बाद उस घर में वापस नहीं जाओगी। पता नहीं उन जाहिल लोगों ने क्या पट्टी पढ़ाई है तुम्हें, जो तुम यहाँ आकर मुझसे झगड़ा कर रही हो। इसीलिए नहीं जाने देता मैं तुम्हें वहाँ। कुछ दिन उन लोगों में रहकर दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। देवांश गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तो आदिका उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। टू बी कंटिन्यूड।